इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री का जो पेपर होगा जैव अणु फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जैव अणु में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करें आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जैव अणु वाला रहने वाला है और दूसरा आपका होता नहीं है, दो ऑप्शनल होते हैं, एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो जैव अणु का पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, आपका दो पेपर होता है। आपने अगर केमिस्ट्री में जैव अणु अगर सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे फोर्थ और फिफ्थ। अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा यूनिट फोर्थ और फिफ्थ का, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो बनाना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, तो इसलिए जो है आपकी दिक्कत इसलिए आ रही है। बाकी समय पर वीडियो आता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपका पहला यूनिट हो जाता है अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्ल के कैसे बनते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात करनी है। अल्फा बीटा के बारे में बात करनी होती है इसमें। तो ज्विटर आयन संरचना क्या है? तो अमीनो अम्ल में एक ही अणु के भीतर आपकी अम्लीय समूह और क्षारीय समूह दोनों होते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह और आपकी एक प्रोटीन से जुड़ता है। तो जलीय विलयन में आपका कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है एक प्रोटीन से जुड़ता है, जिससे हम यहाँ पर अमीनो समूह ग्रहण कर लेते हैं। जिसे हम यहाँ पर हम बात करें, जिससे क्या होता है कि आपका जो अमीनो समूह जो होता है वो यहाँ पर ग्रहण कर लेता है कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो आपका ये वाला होता है, ये अमीनो समूह ग्रहण कर लेता है। और हम बात करें इसके परिणाम स्वरूप जो आपके द्विध्रुव आयन यानी कि आपके द्विध्रुवीय आयन यानी कि आपके डाइपोलर आयन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर ज्विटर आयन कहते हैं। तो अमीनो अम्ल का एक ही समूह के भीतर अगर हम बात करें, अम्लीय समूह जो है आपका यहाँ पर ये जो आपके कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक क्षारीय समूह होता है। ये दोनों क्षारीय समूह जो है आपके जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह या फिर एक प्रोटीन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो है जलीय विलयन में आपका H+ त्याग देते हैं। ओके, ये वाला है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, अम्लीय समूह होता है। और ये क्षारीय समूह है, ये आपका एक प्रोटीन त्याग देता है। और यहाँ पर हम बात करें, जिससे क्या होता है कि अमीनो समूह ग्रहण कर लेते हैं, जो अमीनो समूह होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपके द्विध्रुव आघूर्ण बनता है या फिर द्विध्रुव आयन बनता है, सॉरी। तो द्विध्रुव आयन बनते हैं, जिसे हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर ज्विटर आयन कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ना तो धनात्मक होते हैं ना ही यहाँ पर आपके ऋणात्मक होते हैं, दोनों ही आवेश मौजूद होते हैं इनमें। अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हो जाता है समविभव बिंदु, यानी कि पीआई को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हम बात करें, वह निश्चित पीएच का मान जिस पर आपके अमीनो अम्ल ज्विटर आयन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी इलेक्ट्रोड की गति किसी भी और आपके यहाँ पर हम बात करें गति नहीं करता है। और हम बात करें सम बिंदु, यहाँ पर हम बात करें समविभव बिंदु कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका समविभव बिंदु क्या होता है, पी आई, यहाँ पर आपका स्पष्ट करना है इसको। तो वह निश्चित पीएच जिस पर आपके अमीनो जो अम्ल होते हैं ज्विटर आयन जो होते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड और एनोड के और गति नहीं करता है, उसको हम समविभव विद्युत या फिर हम बात करें समविभव बिंदु कहते हैं। समविभव बिंदु भी आपका एक ही बात है और समविभव बिंदु भी एक ही बात है। ओके, अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है आपका रहता है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा अमीनो अम्लों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्फा यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर अल्फा इस प्रकार से था। यहाँ पर बुक में जो दे रखा है वो यहाँ पर ऐसा दे रखा होगा, अल्फा बीटा और गामा, ये जो है गामा होता है। लेकिन देख लो पीडीएफ में कैसे टाइप करूँगा। तो पीडीएफ में अगर टाइप नहीं हो पाता है तो इसलिए मैंने अल्फा बीटा गामा लिख दिया है। तो आपको अल्फा बीटा गामा ऐसे पढ़ना है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर हम बात करें, आपका अल्फा जो है आपके अमीनो अम्ल जो होता है वो दो अणु आपस में मिलकर यहाँ पर जुड़कर एक चक्रीय डाइमाइड बनाते हैं। बीटा की अगर हम बात करें तो अमीनो अम्ल यहाँ पर आपके अमोनिया का त्याग कर असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। गामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके अणु के भीतर जल का विलोपन कर चक्रीय इमाइड बनाते हैं। ये आपका तापीय प्रभाव हो जाता है। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका अमीनो अम्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है किस प्रकार से रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदासीन जो है आपके NH2, यहाँ पर COOH यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके ग्लाइसिन होता है। एस्पार्टिक एसिड होता है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लाइसिन होता है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर संश्लेषण क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर संश्लेषण की अगर हम बात करें, सिंथेसिस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अल्फा अमीनो अम्ल बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है।
इसमें अगर हम बात करें तो आपकी एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड से के साथ जो है कराई जाती है, जिससे जो है आपके अमोनिया नाइट्राइड प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस नाइट्राइड का जो है अम्लीय या फिर हम बात करें जलीय अपघटन कराने पर आपका अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपके स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा अम्ल यहाँ पर आपके बनाने की एक विधि होती है, ये संश्लेषण, ये आपको ध्यान रखना है बस। ये जो है आपके एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जो है आपके एल्डिहाइड क्या होता है वो आपको पता है। और अगर हम बात करें इसकी अभिक्रिया जो है आपके अमीनो या फिर अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड से कराने पर आपका यहाँ पर, या फिर अगर हम बात करें सोडियम साइनाइड के साथ कराने पर, इन दोनों के साथ कराना होता है। तो सोडियम साइनाइड क्या होता है, तो NaCN यहाँ पर आपको होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमोनियम क्लोराइड से कराने पर आपका एल्डिहाइड यहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें इस नाइट्राइल को यहाँ पर अगर हम बात करें अम्लीय जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त करने की विधि को यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर आपका निन हाइड्रीन क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात करें इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो ये अमीनो अम्लों की पहचान करने के लिए एक गुणात्मक परीक्षण होता है। जब अमीनो अम्ल को निहाइड्रेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यह एक गहरा नीला या फिर बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। यह परीक्षण प्रोलीन जैसे द्वितीयक अमीनो अम्ल के साथ पीला रंग देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है अमीनो अम्ल के त्रिविम रसायन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ग्लाइसिन को छोड़कर सभी जो प्राकृतिक अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके एक कायरल कार्बन परमाणु होता है। अधिकांश जो प्राकृतिक अमीनो अम्ल एल विन्यास वाले होते हैं, जिसका अर्थ होता है श्रीफर प्रोजेक्शन में आपका NH2 समूह जो है आपके बाई और विस्तृत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके फोरेसिस क्या होता है, तकनीक क्या होती है, तो ये अमीनो अम्लों के मिश्रण को अलग करने की विधि होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो ये अमीनो अम्लों को अलग करने की विधि होती है। इसमें अगर हम बात करें तो मिश्रण को एक विशेष pH वाले बफर विलयन में रखकर विद्युत क्षेत्र में लगाया जाता है। अपने समविभव बिंदु PI के आधार पर भिन्न भिन्न आवेशों वाले अमीनो अम्ल अलग अलग गति से विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर बढ़ते हैं और अलग हो जाते हैं। ग्लाइसिन के भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो अम्ल है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका स्वाद जो है मीठा होता है। ये जल में अत्यधिक विलय होता है, लेकिन ईथर और आपके अल्कोहल में अविलय होता है। इसमें अगर हम बात करें कोई भी असममित कार्बन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय यानी कि यहाँ पर आपका जो है डीएक्टिव माना जाता है। अगर हम बात करें आपके आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में अंतर क्या होता है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल वो हो जाएंगे जो कि आपके शरीर में आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर बाहर से लिए जाते हैं, भोजन के माध्यम से जो अम्ल लिए जाते हैं वो आवश्यक अम्ल हो जाते हैं, जैसे कि वेलिन और ल्यूसिन, ये जो है आपके आवश्यक अम्ल हो जाते हैं। ये शरीर नहीं बनाता है, अपन को बाहर से लेना होता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जो कि शरीर स्वयं से संश्लेषित कर सकता है, इसलिए भोजन में लेना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें ग्लाइसिन, एलेनिन, ये जो है आपके हो जाएगा। एलेनिन से जो है एक बीमारी भी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु और जो आपका ज्विटर आयन संरचना की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो ज्विटर आयन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपके छोटे प्रश्नों में बता दिया है, तो यहाँ पर आपको दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेना है। समविभव बिंदु क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया है, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अल्फा बीटा अमीनो अम्ल का ताप के प्रभाव का रासायनिक समीकरणों को सहित वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से जो आपके प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें ये जो आपका यहाँ पर डेल्टा का निशान दे रखा है, यानी कि ताप का निशान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो तीर दे रखी है और ये आपका डेल्टा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा यहाँ पर होता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, बाकी आपको ऐसा बनाना है ये वाला। जब अगर हम बात करें अल्फा अमीनो अम्ल के दो अणुओं को गर्म किया जाता है तो आपस में संघनित होकर जल में दो अणु को त्याग करते हैं और एक चक्रीय डाई एमाइड बनाते हैं, जिसे हम लैक्टिड या फिर डाई कीटोपाइपेराइजाइन कहते हैं। कीटोपाइपेराइजाइन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये आपकी समीकरण हो जाती है। बीटा अमीनो अम्ल क्या होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से संश्लेषित किया जा सकता है। तो बीटा अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें आपका सेकंड जो है आपके बीटा अमीनो अम्ल हो जाएगा। तो इन्हें गर्म करने पर आपके अमोनिया का एक अणु जो है बाहर निकल जाता है, जिससे एक
असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल से एक्रिलिक अम्ल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्रिलिक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका गामा अमीनो अम्ल की, अगर हम बात करें तो इन्हें हम गर्म करने पर अणु के भीतर संघनन होता है, एक जल का अणु जो है निकल जाता है और एक चक्रीय एमाइड बनता है जिसे हम लेक्टम कहा जाता है, इसको हम लेक्टम कहते हैं, जिसे हम लेक्टम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बीटा अमीनो अम्ल बनाने की किन्हीं दो महत्वपूर्ण विधियों के बारे में आपको बताना चाहिए। तो एक के बारे में हमने देखा है स्ट्रेक्टर संश्लेषण। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका एक और होता है ग्रेब्रियम थेलीमाइड संश्लेषण, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। और अगर हम बात करें सारी चीज़ें मैं अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं बचा है, बाकी चीज़ों के लिए भी कवर करना होता है, यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी चीज़ें बनानी होती है। तो इस बार जो है आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आपको डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हर यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट सेकंड आपकी रहने वाली है पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करनी है। ये रहा आपका क्वेश्चन, पेप्टाइड बंद क्या होते हैं, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको बात करनी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसमें अंतर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाइए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से रहता है। अगर हम बात करें ये जो आपके यूनिट यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो यूनिट थर्ड है वो भी मैंने इसी पीडीएफ में डाल दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। 13 पेज में आपकी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिट थर्ड आपकी रहने वाली है कार्बोहाइड्रेट। सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा है और कम समय बचा है, इसलिए आपका एग्ज़ाम इस पास में है। तो इन चीज़ों को आपको बार बार पढ़ लेना है। 1 या 2 घंटे में तो आपका यह सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 3 यूनिट तो आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर 4th यूनिट और 5th यूनिट के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं वीडियो अपलोड होता है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय नारायण वाइस यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।